ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है उसकी सीरीज या मॉडल पेपर नंबर 7th और यहाँ पे पार्ट 3 डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो देखो समझो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन समझो। देखो क्या कह रहा है, गटर मार्जिन। अच्छा समझो, देखो कि आपका जो गटर मार्जिन होता है वो क्या होता है। देखो समझो, देखो जो आप MS वर्ड वगैरह में जो आप टाइपिंग करते हो, कुछ भी आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, उसके बाद गटर मार्जिन का मतलब क्या होता है। देखो गटर मार्जिन का मतलब होता है कि जब आप उस जो पर्टिकुलर जो आपका डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उस डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको बाइंडिंग करवानी है, तो बाइंडिंग के लिए जो आपका टिक लगाया जाता है, जैसे सपोज करो ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स में आपके बाइंडिंग के लिए जो टिक लगाया जाता है, इस टिक को आप क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं। अच्छा, ये आप कहीं भी देखो, इसको आपको लेफ्ट राइट अप डाउन, आप टॉप या बॉटम में कहीं भी आप इसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में आप कहीं भी रख सकते हो। तो आप क्या होता है, बाइंडिंग के लिए जो आपका जो बेसिकली जो आपका मार्जिन लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, गटर मार्जिन। अब देखो, मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ऐसा कुछ लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग, देखो ये देखना बाइंडिंग साइड, देखो बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन द प्रिंटिंग, बिल्कुल सही बात है, सी राइट आंसर है। देखो यहाँ पे क्या है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड, देखो जो आपकी बाइंडिंग साइड है वो फिर पेज व्हेन प्रिंटिंग है। बाइंडिंग साइड आपकी कुछ भी हो सकती है, लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम हो सकती है, ठीक है। तो जो भी आपकी बाइंडिंग साइड है उसके ऊपर जो आपके मार्जिन को ऐड करते हो उसे हम क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ए डिवाइस, देखो डिवाइस के बारे में बात कर रहा है, फॉर कन्वर्टिंग हैंड रिटन इंप्रेशन इनटू कोडेड करेक्टर और पोजिशनल कोऑर्डिनेट फॉर द इनपुट टू ए कंप्यूटर इन। देखो आपके कह रहा है, आपकी ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जिसमें आप जो भी आप लिखते हो वो सारे के सारे आपके जो कोडेड फॉर्म होते हैं वो आपके कंप्यूटर में इनपुट के रूप में काम आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको कह रहा है टच पैनल, माउस, वैंड और आपके रिटर्न जो राइटिंग जो आपका टैबलेट होता है वो। तो ध्यान रखना, जो आपका राइटिंग टैबलेट आता है, देखो आपने देखा भी होगा कि ऑनलाइन काफ़ी आपके जो यूट्यूबर्स होते हैं वो आपको राइटिंग टैबलेट की सहायता से आपको कंसेप्ट समझाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो खुद प्रेजेंट नहीं होते, वो क्या होता है, आपको टैबलेट दिखता रहता है। तो राइटिंग टैबलेट होता है, वो क्या होता है, कंप्यूटर में आपके इनपुट देते हैं। तो आप जो भी आपको जो करेक्टर्स होते हैं, जो कोडेड करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, पोजिशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके इनपुट कंप्यूटर में कौन देता है, आपके राइटिंग टैबलेट देते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, देखो दो स्टेटमेंट गिवन यहाँ पे दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा था वैल्यू ऑफ द हेक्साडेसिमल, देखो वैल्यू ऑफ द हेक्साडेसिमल 21 इक्वल इज 33 इन द डेसिमल नंबर। तो देखो आपको कह रहा है कि जो आपका 21 है, जो आपका 21 है वो आपका डेसिमल में 33 होगा। तो भाई चेक कर लो इसको, भाई 21 का मतलब क्या होगा कि देखो 2 मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 1 से, फिर आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 0 से। तो ये तो क्या हो गया, 16 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर 32, और प्लस में 1 कितना हो गया 33 हो गया, 33। तो ये सही बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या आपका राइट स्टेटमेंट है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर, देखो बाइनरी नंबर की वैल्यू है वो 14 इन डेसिमल नंबर। तो आपका कह रहा है बाइनरी नंबर की वैल्यू क्या 14 डेसिमल में सही है क्या, तो इसको चेक कर लो भाई, 1 2 4 8 और 8 और 4 क्या, 8 और 4 12 और 2 14, तो बिल्कुल सही है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसका मतलब है कि आपके बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आपके दो स्टेटमेंट दिए, आपसे चेक करवा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो एक्सेल फॉर्मूला ऑलवेज बिगेन विद, देखो कह रहा है आपको जो एक्सेल फॉर्मूला होता है बिगेन, आपका शुरू किससे होता है। तो आपको ध्यान रखना, आप स्टार्ट करते हो ना, जो आपका इक्वल टू सिंबल होता है उसके बाद ही तो आप एक्सेल फॉर्मूला लिखते हो। भाई कोई भी आपको जैसे सम करना है, जैसे आपको सम करना है, ठीक है, जैसे सम ने क्या किया A1 से लेके A5 तक का सम करना है, तो आप क्या लगाओगे, यही तो ऐसे लिखते हो आप। तो आपकी स्टार्ट किससे करते हो, इक्वल सिंबल से, ठीक है। देखो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस, देखो इनमें से IoT डिवाइस कौन सी नहीं होती है, ठीक है। जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग जो डिवाइस होती है, इसका मतलब जैसे आपके सपोज करो कि जो आपके इंटरनेट जो थिंग, जैसे आपके बल्ब वगैरह होते हैं, जो स्मार्ट बल्ब होते हैं आपके, ठीक है, जो स्मार्ट AC वगैरह होती है, स्मार्ट TV होते हैं, सारे आपके IoT डिवाइस है। अब इनमें से कौन सी नहीं है वो पूछ रहे हैं। अच्छा, अमेजॉन इको वॉइस कंट्रोलर, ये आपका IoT डिवाइस। अमेजॉन इको वॉइस कंट्रोलर होता है ना आपका, कि वॉइस की सहायता से आप क्या करते हो, चीज़ों को कंट्रोल करते हो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, जैसे सपोज करो कि AC के अंदर अगर अमेजॉन इको आपका वॉइस कंट्रोल लगा हुआ है, तो आपने AC को अगर आपने कॉल किया कि AC आपको मतलब आपको पावर ऑफ होना है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पावर ऑफ हो जाएगी। तो इस टाइप का कंसेप्ट होता है। अच्छा, गूगल होम, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे गूगल होम का मतलब होता है गूगल होम में हमारी वॉइस कमांड दे सकते हैं हम,
जैसे गूगल होम जो होता है वहाँ पे आपका वॉइस कमांड का सिंबल होता है, जिसकी सहायता से हम अपनी वॉइस की हेल्प से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो देखो ध्यान रखना, जो गूगल होम होता है वो भी आपका IoT डिवाइस होता है, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट स्मोक अलार्म। तो देखो नेक्स्ट स्मोक अलार्म होता है, ये भी आपका क्या होता है, IoT डिवाइस होता है। तो ये कह रहा है नोट इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो आपके IoT डिवाइस है। ध्यान रखना तीनों तो आपके IoT डिवाइस है, ये तो आपके IoT डिवाइस है, कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द दिस। तो आपका नन ऑफ दिस, डी इज द राइट आंसर। तो देखो ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों आपके IoT डिवाइस है, कौन सा नहीं है आपके, डी नहीं है। देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईना। देखो IANA की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो आपको लगभग सबको पता है IANA की फुल फॉर्म क्या होती है। आप क्या होती है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। क्या होती है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ठीक है। तो जो आपकी इंटरनेट असाइन जो आपकी नंबर अथॉरिटी होती है, इसका मतलब होता है जो आपको IP एड्रेस असाइन करने के लिए जो संस्था बनी हुई है वो आपकी कौन सी है, आईना है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। तो देखो व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। HTML के बारे में आपसे फुल फॉर्म पूछे तो HTML क्या होता है भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो समझो, बताओ यहाँ पे कौन सा होगा, राइट आंसर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो नेक्स्ट, देखो इफ ए रोबोट इज एबल टू चेंज इट ओन ट्रेजेक्टरी एज पर द एक्सटर्नल कंडीशन देन द रोबोट इज कंसिडर एज द। देखो रोबोट ये कह रहे हैं कि रोबोट अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकता है। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोबोट अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकता है, एक्सटर्नल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकता है। तो इस टाइप का रोबोट क्या कहलाएगा, तो देखो इस टाइप का रोबोट हम कहते हैं इंटेलिजेंट, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट रोबोट कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप रोबोट क्या कहलाएगा, हमारा इंटेलिजेंट रोबोट कहलाएगा, ओके। तो डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट कहता है मेन फंक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। देखो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एजेंट है उसका मेन फंक्शन देखो, सोल्व द गिवन प्रॉब्लम एंड रीच द गोल। आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके गोल पे पहुंचता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट और प्रॉब्लम को सोल्व कर गोल पे पहुंचता है। फाइंड आउट विच सीक्वेंस ऑफ द एक्शन एंड गेट विल इज द गोल स्टेट, बिल्कुल सही बात है। आपके जो सीक्वेंस है उसको फाइंड आउट करके आपकी गोल को प्राप्त करता है। तो आपके ए और बी बोथ आपके दोनों राइट आंसर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई वन विच ऑफ द नोट इज द टाइप ऑफ लर्निंग। ये कह रहे हैं इनमें से एक ऑप्शन में से आपका लर्निंग का टाइप नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है निम्नलिखित विकल्पों में से उस उत्तर का पहचान कीजिए जो सीखने का प्रकार नहीं है, जो आपके सीखने का प्रकार नहीं है, लर्निंग का टाइप नहीं है, उसको बताना है। ये कह रहा है सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग, ये कह रहा है सुपरवाइज लर्निंग, ये कह रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये कह रहा है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो देखो ध्यान रखना, जो सुपरवाइज लर्निंग होती है और रीइंफोर्समेंट जो लर्निंग होती है और आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, ये तीनों तो आपके सीखने के प्रकार होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन सा नहीं होता है, सेमी। देखो आपका सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, ये आपका टाइप नहीं होता है सीखने का, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपके जो सेमी अनसुपरवाइज जो लर्निंग होती है वो आपके सीखने टाइप नहीं, ये आपके तीनों आपके लर्निंग के टाइप होते हैं, ठीक है। तो आपके पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। देखो अगला कह रहा है रिकर्सन इज सम टाइम कॉल्ड। देखो ये कह रहा है रिकर्सन आपका सम टाइम, रिकर्सन को सम टाइम क्या कहा जाता है, तो देखो रिकर्सन का हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, सर्कुलर डेफिनेशन। रिकर्सन क्या कहते हैं, सर्कुलर डेफिनेशन। देखो रिकर्सन का दूसरा नाम क्या होता है, सर्कुलर डेफिनेशन में से कहा जाता है। अच्छा, अब जो रिकर्सन को जो परफॉर्म किया जाता है उसको किससे करते हैं, स्टैक से करते हैं। देखो इसको परफॉर्म किससे करते हैं, स्टैक। आप स्टैक जो आपका डेटा टाइप होता है उससे परफॉर्म करते हैं। देखो ईच सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगेन विद, आपका कह रहा है प्रत्येक जो सी प्री प्रोसेसर होता है उसकी डायरेक्टरी किससे बिगेन होती है, तो आप किससे होती है, आपकी हैश से। आपकी किससे बिगेन होती है, हैश से। जब आपको लिखते हो ना हैश इंक्लूड, लिखते हो ना हैश इंक्लूड स्टूडियो.h, तो ये आपके कहाँ से बिगेन होती है, हैश से बिगेन होती है, ओके। तो ध्यान रखना राइट आंसर क्या होगा, हैश। देखो मेन, उसके बाद यहाँ पे देखो लॉन्ग के अंदर आपको प्रिंट क्या कर, लॉन्ग के अंदर यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, आई मतलब लॉन्ग आई। देखो लॉन्ग यहाँ पे डेटा टाइप है, ठीक है। आई यहाँ पे आइडेंटिफायर है जिसके अंदर वैल्यू असाइन की गई है कितनी, 30,000, ठीक है। तो आई के अंदर यहाँ पे वैल्यू कितनी असाइन की गई है, 30,000। उसके बाद कह रहा है प्रिंट टैप। अच्छा, प्रिंट टैप, और प्रिंट टैप में किसको प्रिंट कर रहा है, %d। अब %d का मतलब क्या है, इंटीजर। अब %d का मतलब क्या है,
कि इंटीजर के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटीजर के थ्रू आई प्रिंट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे आई के अंदर जो वैल्यू है वो लॉन्ग की है और प्रिंट किससे कर रहा है, इंटीजर से। तो इंटीजर की जो साइज होती है वो कितनी होती है भाई, ये जो प्रोग्राम है आपका सी का प्रोग्राम है, तो इंटीजर साइज कितनी होती है, 2 बाइट होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम यहाँ पे मुझे पता है कि जो इंटीजर की साइज है उसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, 30,000 को हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपका आउटपुट क्या जाएगा, 30,000 आ जाएगा। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर यहाँ पे 32,667 से अगर फालतू होता तो हम उसको राउंड करते, तो फिर राउंड करते। यहाँ पे तो आपका इजीली आंसर आ रहा है सेम। देखो आपके ऑपरेटर का नाम पूछ रहे हैं, आपका ऑपरेटर कौन सा है, ऑपरेटर यूज टू, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्टिंग। तो ये आपका जो ऑपरेटर होता है लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग क्या होता है, ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। तो आपका लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर है, तो इसका नाम पूछा लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो द स्टेटमेंट विच इज यूज टू टर्मिनेट द कंट्रोल फ्रॉम द लूप। देखो लूप से आपको टर्मिनेट करना है किसको, कंट्रोल फ्लो को, किससे, लूप से। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और एग्जिट, कौन सा होगा, ब्रेक। तो देखो आपका जो ब्रेक जो आपका स्टेटमेंट होता है वो आपको लूप्स में से क्या करता है, आपको टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। तो आपको जो लूप में से आप टर्मिनेट होना चाहते हो तो ब्रेक का यूज करते हो, ओके। ये कह रहा है वेरिएबल विच इज विजिबल ओनली द फंक्शन इन विच इट इज डिफाइंड इज कॉल्ड। देखो वेरिएबल जो है वो आपका विजिबल है जो जिस फंक्शन में इसको डिफाइन किया गया है। इसका मतलब कौन सा वेरिएबल होगा, आपका लोकल वेरिएबल होगा। भाई आपका जो लोकल वेरिएबल होता है वो क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने कोई फंक्शन ले लिया, जैसे मैंने फंक्शन ले लिया कि कोई मैंने यहाँ पे जैसे फन नाम से कोई फंक्शन ले लिया, उसके अंदर इंटीजर ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो ये जो डिक्लेयर किया है इंटीजर ए इंटीजर बी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब इसका स्कोप कहाँ पे है, इस फंक्शन तक इसका स्कोप है, ठीक है। जैसे देखो उसके बाद यहाँ पे देखो स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, आपके यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी वैल्यू रिटर्न होती है, आपके इसका जो लाइफ टाइम होता है वो पूरा प्रोग्राम तक इसकी वैल्यू रिटर्न रहती है। उसके बाद होता है ऑटो, अच्छा ऑटो वेरिएबल। उसके बाद एक्सटर्नल, एक्सटर्नल की बात करो तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो आपके मेन से ऊपर जो डिफाइन किए जाते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। देखो ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम द फॉलोइंग वुड प्रिंट एबीसी। ये कह रहा है एबीसी कितनी बार प्रिंट होगा। अच्छा यहाँ पे समझो, देखो मेन यहाँ पे मेन फंक्शन है, उसके बाद प्रिंट टाइप में क्या करवा रहे हो, अच्छा प्रिंट टाइप में डायरेक्टली आप एबीसी को प्रिंट करवा रहे हो। अच्छा उसके बाद आप क्या लगा रहे हो, वापस से मेन फंक्शन लगा रहे हो। देखो मेन फंक्शन के थ्रू आप क्या कर, देखो मेन फंक्शन को वापस से कॉल कर रहे हो, इसका मतलब तो बार बार इन्फिनिट टाइम प्रिंट होता रहेगा, तो क्या होगा, इन्फिनिट टाइम प्रिंट होगा। भाई आप क्या करो, मेन फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हो तो इन्फिनिट टाइम क्या होगा, ये प्रिंट होता रहेगा, ठीक, क्योंकि आपने बार बार क्या किया, मेन फंक्शन को कॉल किया है। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन द, अच्छा देखो यहाँ पे समझो आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, 2 × 3 डिवाइड 4 -3 डिवाइड 4 × 2। अच्छा इसका रिजल्ट क्या होगा, अब समझो, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके जो ऑपरेटर यूज किए गए उन ऑपरेटर का सीक्वेंस समझो कि यहाँ पे ऑपरेटर का सीक्वेंस क्या है। तो देखो आपके सबसे जो हायर प्रायोरिटी है वो तो आपके डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है, फर्स्ट हायर प्रायोरिटी। फिर आपकी क्या होती है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होती है, सेकंड प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे आपके 2 ही टाइप के ऑपरेटर हैं, तो हाई प्रायोरिटी इनकी है, फिर लो प्रायोरिटी इनकी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। अच्छा ये कैसे होते हैं, लेफ्ट टू राइट होते हैं, कैसे होते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। अच्छा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। अब देखो समझो यहाँ पे, देखो लेफ्ट टू राइट चलो। अब देखो यहाँ पे पहला आपका क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, फिर आपका डिवीजन आ रहा है, दोनों की सेम प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट कर दो, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 और डिवाइड क्या 4। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद समझो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं सेकंड यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे 3, देखो 3 अभी इसको एज टू एज रहने दो, यहीं से इसको सोल्व करो। देखो 6 डिवीजन 4, अगर मैं 6 डिवीजन 4 करूँ और दोनों यहाँ पे इंटीजर हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो 6 डिवीजन 4 करूँ दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट आपका 1 आएगा, 1.5 नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना रिजल्ट 1 आएगा, 1.5 नहीं आएगा। 1 माइनस, अच्छा 3 डिवाइड 4, अब देखो 3 डिवाइड 4 अभी माइनस को एग्जीक्यूट नहीं करना, पहले इसको एग्जीक्यूट करना है, क्यों, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो 3 डिवाइड में 4 कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, तो ध्यान रखना रिजल्ट के रूप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड होगा ही नहीं मेरा, भाई इंटीजर की बात करें डिवाइड होगा ही नहीं, तो रिजल्ट आ जाएगा 0, और 0 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। अब देखो अब आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझो कि मैं 1 को क्या कर रहा हूँ, 1 को माइनस किससे कर रहा हूँ, 0 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, आपको प्रायोरिटी देखना है कि यहाँ पे किस आपका जो ऑपरेटर है उसके कौन से ऑपरेटर कौन सी प्रायोरिटी है। तो आपके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो उसकी हाई प्रायोरिटी होती है और सब दोनों इक्वल होती है। उसके बाद आपका प्लस माइनस होता है, उसके बाद प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो आपका प्रायोरिटी बेस पे एग्जीक्यूट करोगे तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ओके।
देखो फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस, देखो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है सी प्लस, समझो। देखो सपोज करो मैंने क्या किया, एक सम नाम का फंक्शन बना लिया जिसके अंदर पहले मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं डाला, दूसरा मैंने एक सम नाम का फंक्शन बना लिया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, आर्गुमेंट में इंटीजर ए ले लिया, फिर तीसरा मैंने सम नाम का फंक्शन बना लिया, इसमें क्या ले लिया, इंटीजर ए ले लिया, और साथ में क्या ले लिया, इंटीजर बी ले लिया। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे जो तीनों फंक्शन है उनका नाम तो सेम है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर की लिस्ट अलग अलग है। इसी कंसेप्ट कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो ये आपका कंसेप्ट क्या कहलाता है, ये आपका कंसेप्ट कहलाता है फंक्शनल, ये कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका मतलब है एक से ज्यादा फंक्शन आपके सेम नाम से हो जाते हैं बट उनके पैरामीटर लिस्ट अलग होनी चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे पढ़ो, देखो एक ग्रुप ऑफ फंक्शन विद द सेम नेम, भाई सही बात है, एक सही बात है, ग्रुप ऑफ फंक्शन विद द सेम नेम। अच्छा ऑल हैव द सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, नहीं, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट ये सेम नहीं होने चाहिए। फंक्शन विद द सेम नेम एंड सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, नहीं, ये गलत बात है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द ग्रुप ऑफ फंक्शन विद सेम नेम, ठीक है, सारे के सारे आपके ग्रुप ऑफ फंक्शन क्या होंगे, सेम नेम से होंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो डिस्ट्रैक्टर कैन कंटेंट, देखो कह रहा है डिस्ट्रैक्टर आपका क्या कंटेंट करता है, 0 आर्गुमेंट, 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना डिस्ट्रैक्टर के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होता, आपका 0 आर्गुमेंट कंटेंट करता है, डिस्ट्रैक्टर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है। हाँ कंस्ट्रक्टर में एक या एक ज्यादा आर्गुमेंट कितने भी हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्टर में नहीं होता। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड व्हेन द एक्सपेक्टेशन इज थ्रो, देखो एक्सेप्शन, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज सेंड व्हेन द एक्सेप्शन इज थ्रो मे बी प्लेस्ड इन। देखो जब आपका एक्सेप्शन जो थ्रो होता है तो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ पे आपकी प्लेस की जाती है। तो ध्यान रखना जब भी आपका कोई भी एक्सेप्शन आपका थ्रो होता है तो आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो कैश ब्लॉक में, तो आपका कैश ब्लॉक होता है उसके अंदर आपकी प्लेस की जाती है, ठीक है। तो आपका ट्राई और कैश ब्लॉक होता है ना, जैसे ट्राई जो आपका ट्राई ब्लॉक होता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपके एक्सेप्शन आने वाले उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका क्या होता है, कैश ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे आपके कैश ब्लॉक होता है, तो कैश ब्लॉक में एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो की जाती है, ठीक है। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद इन ए स्विच स्टेटमेंट, देखो स्विच स्टेटमेंट बात कर रहा है तो विद इन ए स्विच स्टेटमेंट उसकी बात कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कंटिन्यू कैन बी यूज्ड बट ब्रेक कैन नॉट बी यूज्ड, नहीं, स्विच स्टेटमेंट में कंटिन्यू यूज नहीं कर सकते, गलत बात है। देखो कंटिन्यू कैन नॉट बी यूज बट ब्रेक कैन बी यूज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो आपका स्विच स्टेटमेंट होता है उसके अंदर आप कंटिन्यू को यूज नहीं कर सकते लेकिन आप ब्रेक को यूज कर सकते हो। बोथ कंटिन्यू और ब्रेक कैन नॉट बी यूज, कैन बी यूज नहीं, दोनों यूज नहीं कर सकते। नाइदर कंटिन्यू और ब्रेक नहीं, यहाँ पे ब्रेक को यूज कर सकते। राइट स्टेटमेंट क्या होगा, बी। तो देखो ध्यान रखना जो आपका स्विच जो स्टेटमेंट होता है, अगर मैं स्विच स्टेटमेंट बात करूँ तो देखो जो स्विच स्टेटमेंट होता है इसके अंदर अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स की बात करूँ यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं, तो आप क्या पास सकते हो, इंटीजर पास कर सकते हो, ठीक है, साथ में आप कैरेक्टर पास कर सकते हो, एनएम पास कर सकते हो, ठीक है, ये आप पास कर सकते हो। इसके अंदर आप पास क्या नहीं कर सकते, आप फ्लोट पास नहीं कर सकते, आप फ्लोट पास नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर क्या होगा कि कंटिन्यू कैन नॉट बी यूज बट ब्रेक कैन बी यूज, ओके। अच्छा रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, देखो रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, तो रिलेशनल कैलकुलस का मतलब होता है कि आपका जो देखो जो आपका एसक्यूएल है वो रिलेशनल कैलकुलस पर बेस्ड, इसका मतलब क्या है, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है, क्या है आपकी नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। अगर मैं प्रोसीजर लैंग्वेज की बात करूं तो आपका जो रिलेशनल एल्जेब्रा होता है, जो आपका रिलेशनल एल्जेब्रा होता है यहाँ पे, जो आपका रिलेशनल एल्जेब्रा होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो आपका रिलेशनल एल्जेब्रा होता है, वो आपका क्या होता है, प्रोसीजर लैंग्वेज होता है। और आपका रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, आपका नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होता है। अब देखो प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर का अंतर क्या होता है, देखो प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है, इसका मतलब आपको क्या करना है और कैसे करना है, दोनों चीज को आपको खुद को डिफाइन करनी पड़ती है प्रोसीजर में। नॉन प्रोसीजर क्या होता है कि आपको क्या करना है सिर्फ ये डिफाइन करना है, कैसे करना है ये डिफाइन नहीं करना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्री डिफाइन यहाँ पे क्या होता है, आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, या मतलब कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। देखो एज क्लोज इज यूज इन एसक्यूएल, देखो कह रहा है एसक्यूएल में एज क्लोज का यूज क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे कई बार आप यूज करते हो सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट नेम एज, देखो आपने कई बार आप यूज करते हो सेलेक्ट नेम एज फुल नेम, ठीक है, सेलेक्ट नेम एज फुल नेम। तो यहाँ पे जो एज क्लोज इसका नाम क्या है, एज क्लोज का नाम क्या है कि रीनेम ऑपरेशन करने के लिए क्या करते हैं, आपका रीनेम ऑपरेशन के लिए, किसके लिए यूज होता है, रीनेम ऑपरेशन के लिए होता है। तो आपको ध्यान रखना है रीनेम ऑपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन डीबीएमएस डेफर्ड अपडेट मींस, देखो यहाँ पे क्या डीबीएमएस में कह रहा है डेफर्ड अपडेट क्या होता है, तो देखो समझो कि एक्चुअली डीबीएमएस में अपडेट कैसे किया जाता है। देखो समझो
देखो ये आपका डेटाबेस है, ठीक है। जब मुझे कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है, इसका मतलब कुछ भी अपडेट करना है, तो सबसे पहले मुझे डेटा कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। देखो कंप्यूटर आपके डेटाबेस को नहीं जानता डायरेक्टली, सबसे पहले आपके डेटा को रैम में लेके जाना पड़ेगा और रैम के थ्रू आपका सीपीयू डेटा को एक्सेस करेगा। अब समझो, देखो रैम के थ्रू सीपीयू डेटा को एक्सेस करता है। अब देखो डेफर्ड अपडेट क्या होता है। डेफर्ड अपडेट का मतलब ये होता है कि हमने डेटा में जो अपडेशन है वो हमने क्या कर दिया, लॉग फाइल के अंदर तो पहले कर दिया, लेकिन यहाँ पे रियल में जो रियल जो टेबल है, जो यहाँ पे रियल जो हमारा डेटा मौजूद है, जो रियल डेटा मौजूद है उसके अंदर हम अपडेशन बाद में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने लॉग फाइल में, देखो हमारी जो लॉग फाइल होती है उन लॉग फाइल में तो हमने एंट्री कर दी, लेकिन रियल अपडेट हम बाद में कर रहे हैं, उसे कहते हैं डेफर्ड अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑल द अपडेट आर डन फर्स्ट एंड एंट्री ऑफ द मेड इन द लॉग फाइल लेटर। नहीं, लॉग फाइल एंट्री तो पहले की जाती है, बाद में नहीं की जाती, गलत है, रॉन्ग है। ऑल द लॉग फाइल एंट्री आर मेड फर्स्ट बट द एक्चुअल अपडेट आर डन लेटर। बिल्कुल सही बात है कि आपकी सभी जो लॉग फाइल एंट्री है वो आप पहले करोगे, जो आपका एक्चुअल अपडेट है वो बाद में करोगे। उसे क्या कहते हैं हम, डेफर्ड अपडेट कहते हैं। उस कंसेप्ट क्या कहते हैं, डेफर्ड अपडेट कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है, इसके लिए आपको उन कंसेप्ट को फोकस करना है कि जो आपके कंसेप्ट आपसे रॉन्ग हुए, ठीक है, उनको फॉलो करना है। तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छी चल रही होगी और आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड से स्टडी करो। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन तो आपका होना है, ये 100% श्योरिटी है। क्योंकि देखो हमेशा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मेरा सिलेक्शन होना है तो होना है। आपको हमेशा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है सिलेक्शन के लिए, और यही आपकी टास्क आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।